हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसको आप बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं, गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। जो भी आप कहिए वो उचित रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके देश के जाने माने जर्नलिस्ट ने कहा है। और वो इंडियन आर्मी से भी नाता रखते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। और ये द प्रिंट में ऐसा छपा था, उनमें ऐसा लिखा गया था। ये लिखा था किसने, इसके बारे में पहले बता दूं। ये है लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग। इनके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ आपको जानकारी दूं तो ये आपके जनरल ऑफिसर रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर नॉर्दर्न कमांड के। और इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल सब कुछ मिल चुका है। और इन्होंने ऐसा कहा, द प्रिंट्स के माध्यम से लिखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो था उसने अपने क्वालिटी को इतना ख़राब कर लिया था समय के अनुसार कि वो अब मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, अनएक्सेप्टेबल हो गया था। उससे जो भी चीज़ बन के आ रहा था वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं था। तो उन्होंने और भी कुछ बातें अपने आर्टिकल में लिखी हैं कि कुछ आईओएफ को बंद कर देनी चाहिए, जो भी आर्मी बेस के वर्कशॉप चल रहे हैं उनको आठों को बंद कर देना चाहिए। ऐसा ऐसा उन्होंने लिखा है। तो इसका पूरा मायना क्या निकल के आ रहा है, और ये जो गोको है ये क्या है, किस तरह से आगे नई जो भर्तियां होंगी, लोग जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिफॉर्म हुआ 7 एंटिटीज में बटी, उसमें जो नए लोगों को भर्ती किया जाएगा उन लोगों को किस बेस पे रखा जाएगा, इन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग, हम अक्सर देखते हैं कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगली बार जब वीडियो आती है तो उसके पहले आप लोग पूछते रहते हैं अगली वीडियो कब आएगी, इसमें ये कब बताइएगा। तो भाई आप सबसे पहले सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। वरना आप 3 दिन 4 दिन 10 दिन लेट देखते हो, फिर बोलते हो कि अच्छा वो वाली तो हम नहीं देखे थे। सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया है कि अनएक्सेप्टेबल था। तो क्यों अनएक्सेप्टेबल था? तो इनका कहना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो भी चीज़ें बनाती थी उसकी क्वालिटी इतनी वर्स्ट हो गई थी, मतलब इतनी बर्बाद हो गई थी कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ख़राब क्वालिटी का सामान यूज़ करते थे। चाहे वो हमारा यूनिफॉर्म हो, या फिर जूता हो, या फिर टेंट्स हो, या फिर चलाने के लिए हमारे पास जो गन्स हो, वो सारी जो थी वो काफ़ी रद्दी हालत उनकी हो गई थी। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक भी है, इसको भी आप लोग कभी टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं, द इंडियन आर्मी रेमिनेंसेस रिफॉर्म्स एंड रोमांस। मतलब इसमें उन्होंने आर्मी में रहते हुए जो भी जीवन जिया है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, चस्पनाग साहब ने। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा क्या एक्चुअली, कि गवर्नमेंट ने जो ये कॉर्पोरेशन किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, ये बहुत बढ़िया किया है। क्यों बढ़िया किया है? क्योंकि इससे क्या होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो भी माल बनता था उसका क्वालिटी जो होगा वो सुधर जाएगा, साथ साथ उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बेहतर होगा, और उससे सरकार के पास जो रेवेन्यू आना है वो काफ़ी अच्छा आ पाएगा। और हम लोगों के पास इतने आईओएफ्स हैं, मतलब इतनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, 41 तो आप लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बना रहे हैं। तो इतना ज़्यादा यदि हम लोग रक्षा का सामान बना रहे हैं तो इसको हम लोग आखिर एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? अपने देश में भी उतना बढ़िया से कंज्यूम नहीं हो पाता है, ना ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, हम लोग उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं? इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो बोला कि कारपोरेशन यदि कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि हम लोग सेल्फ रिलायंस भी हो जाएंगे, मतलब खुद का सामान खुद से यूज भी करने लगेंगे। और साथ साथ हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, क्योंकि इसमें जब कॉर्पोरेशन करेंगे भाई तो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो अपना टेक्नोलॉजी डालेंगे, उनके स्किल्ड वर्कर्स होंगे। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी बढ़ पाएगा। और उसके बाद हम लोग समय को देखते हुए इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे दूसरे छोटे देशों को, ताकि वो लोग हमारे टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ और सामान यूज़ करें, हमें पैसा मिले। अब देखिए, एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, उसको मैं बीच में डिस्कस कर दूं कि ओएफबी के जितने सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, यानी लगभग 70 से 80 हज़ार जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन पर भी काफ़ी खतरा मंडरा रहा है। इनकी भी जॉब हो सकती है चली जाए, क्योंकि कुछ आईओएफ्स को बंद करने की भी बात की जा रही है यहाँ पे। आखिर वहाँ के कर्मचारी कहाँ जाएंगे भाई? उनको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग स्किप तो बिल्कुल मत करना इसको। अब देखिए, कुछ स्टाफ्स जो हैं, 70 हज़ार जो स्टाफ्स हैं, वो लोग अपने में एक पिटीशन साइन किए हैं और उसको प्रधानमंत्री के पास भिजवाया गया है, रक्षा मंत्रालय मंत्री के पास भिजवाया गया है। और उनसे में कहा गया है कि हम लोग 15 अक्टूबर को धरना देने वाले हैं। देखिए, ये शेड्यूल किया गया है कि 15 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर के सामने ये लोग धरना देंगे। ऐसा सारे जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों का कहना है। अब इसमें सिविलियन एम्प्लॉयज़ का साथ दे रहे हैं कौन कौन, तो आप लोगों को पता होगा कि हर
फैक्ट्री में एक यूनियन रहता था, तो यहाँ भी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ जो है, या फिर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, या फिर ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ये सब लोग मिल करके एक पिटीशन साइन करके दिए हैं कि हम लोग 15 अक्टूबर को धरना देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस विषय पर, आखिर एच.एस. पनाग साहब ने क्या क्या और कहा है बात। उन्होंने कहा है कि 1970 से लेके और 2000 तक का समय ऐसा आ गया था धीरे धीरे कि अब चीज़ें एक तो पहले गुड थी, गुड के मतलब कभी एक्सीलेंट नहीं रही, गुड रही, गुड के बाद बैड हुई, बैड के बाद वर्स्ट होती चली गई, मतलब बेकार होती चली गई, अनएक्सेप्टेबल होती चली गई। जैसे तैसे काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब काम चलाने लायक भी नहीं रही थी। और उसके जो जैसे मान लीजिए हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कॉम्बैट शूज़ हो गए, यूनिफॉर्म्स हो गए, उनके साइज भी इस तरह के होने लगे थे अब। और जैसे मान लीजिए क्वालिटी तो खैर ख़राब था ही, लेकिन अब जूते का साइज यदि आपको बढ़िया ना मिले तो आप कैसे चल पाएंगे। तो ये लोग जूते का जो साइज है उसको भी रिफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जूते का साइज आदमी का पैर देख के नहीं बनाया जाता है, एक्चुअली इस पर सर्वेज होते हैं कि अब इंसान के जो पैर हैं, जो जैसे एशिया के लोगों के या फिर भारत के प्रॉपर लोगों को लें, तो यहाँ पे एक मतलब सर्वे होता है, उसमें देखा जाता है कि लोगों का पैर जो है अब कितना लंबा हो रहा है, उसके मुकाबले शरीर का भार उस पर कितना पड़ रहा है इत्यादि बहुत सारे सर्वे होते हैं, तब जाके जूते का डिजाइन बनाया जाता है। प्रॉपर फुटवेयर डिजाइनर होता है, वो जाके डिजाइन करता है। ऐसा नहीं कि बस रोड पे बैठा हुआ है वो चप्पल का फैक्ट्री लगाया बना दिया, ऐसा चप्पल तो पहनना ही नहीं चाहिए या ऐसा जूता पहनना ही नहीं चाहिए। तो ये लोग 1890 का जो साइज पैटर्न चल रहा था उसी को यूज कर रहे थे। अरे भाई दिन दिन पे देख रहे, पहले लोग 100 किलो को हो जाते थे फिर भी उनमें फुर्ती में कोई कमी नहीं आती थी। आज लोग 100 किलो को हो जाए तो कहा था कि बहुत मोटा हो गया, अभी से चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि पहले समय कुछ और था, अभी समय कुछ और हो गया है। विटामिन मिनरल सब में कमी ज़्यादा सब कुछ हो गया है, तो इसलिए सब कुछ आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, समय समय पर सर्विस कराने पड़ेंगे। तो ये लोग 1890 के साइज के शूज चला रहे थे अभी तक, किसी सैनिक में हो रहे थे, किसी में बड़ा हो जा रहा था। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इंसान के दोनों पैर एक बराबर नहीं होते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा कुछ अंतर होता है, किसी के बराबर भी होते हैं, किसी के नहीं भी बराबर होते हैं। तो एक जब सर्वे कीजिएगा तो उससे आपको प्रॉपर पता चल पाएगा कि जो 8 नंबर का जूता होता है तो 8 नंबर का अब प्रॉपर साइज कितना होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो कई बार क्या हुआ था कि बहुत सारे जगह पे प्राइवेट प्लेयर से जूते खरीद के कॉम्बैट शूज़ और ये दिए जा रहे थे आर्मीज़ को, तो बहुत दिक्कत चल रही थी। उन्होंने इस बारे में बहुत ज़्यादा बताया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हम लोग गन यूज़ करते थे AK-47 जो है इंसास राइफल, ये इंसास राइफल है पुअर कॉपी ऑफ AK-47। AK-47 का एक कॉपी था, और कॉपी कोई अच्छा खासा कॉपी नहीं था, पुअर कॉपी था, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। क्योंकि देखा गया ओवर द ईयर्स कि लगभग 4-5 सालों में ऐसा देखने को मिला कि इसमें से लीकेज हो रहा था। जब फायरिंग होती थी ना तो इंसास राइफल से लीकेज हो रहा था। फिर धीरे धीरे कुछ लोग अपने में ही सुधार किया और इसके आगे ये कुछ कुछ बांध दिए उसको सामने से, ताकि जो लीकेज हो वो कम हो पाए। इस तरह से बहुत सारे उसमें चेंजेस किए गए, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। अभी भी चल रहा है लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं मनाता है। फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस उनके हिसाब से, एच.एस. पनाग साहब के हिसाब से नहीं था। इसमें क्वालिटी जो था वो उसको बढ़ाना चाहिए था। और तो उनका कहना है कि अब आगे क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या है इसका। इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि ये गलत था, लेकिन अब सुधार क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि रियल चैलेंज तो ये है कि आपने कॉरपोरेशन तो कर दिया, लेकिन कॉरपोरेशन जो हुआ है वो प्रॉपर काम करे। जैसे इसरो या फिर एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो काम करता है उस तरह से आपका DPSU जब काम करेगा, आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, तब जाके आपका जो चेंज करना हुआ वो अच्छा माना जाएगा। ये नहीं कि बस चेंज कर दिया उससे भी फ़ायदा ना हो, तो फिर चेंज करने का मतलब क्या बनता है। उनका कहना है जैसे एयर इंडिया, BSNL, ये जो हैं ये ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने, जैसे BSNL को आप ले लीजिए। एयर इंडिया तो कल का कल बिक गया 18,000 करोड़ में। आपको ये भी न्यूज़ बता दूं मैं, 18,000 करोड़ में वापस रतन टाटा ने इसको ले लिया है। ये स्टार्ट भी किया था JRD टाटा ने, ठीक है, और वापस से इसको फोर्सफुली उस समय ग्रहण कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर से इसको बेच दिया 18,000 करोड़ में। लेकिन उस पर 61,000 करोड़ का घाटा है जो सरकार अभी भी भरपाई करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उनका कहना है, देख लीजिए आप एयर इंडिया को देखिए, BSNL को देखिए, ये अच्छे एग्जाम्पल नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा घाटा किए हैं, भले ही DPSU हैं, PSU हैं, लेकिन ये लोग भी बहुत ज़्यादा घाटा सरकार को पहुंचाए हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसको इसरो वगैरह की तरह देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इसरो एटॉमिक एनर्जी वगैरह की तरह इसको फोकस करके इसको इम्प्रूव करना चाहिए।
तब जाके आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। उनका कहना है कि इसको चेंज कर देना कॉरपोरेशन ये बड़ी बात नहीं, इसको चला पाना बड़ी बात है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब इसको जब मॉडर्नाइज करेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं ये काफ़ी पुराने मशीन्स वगैरह लेकर के चल रहे हैं। तो जब हम नए टेक्नोलॉजी को घुसाएंगे तो उसके लिए नई मशीनें चाहिए, नई मशीनों के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए, ट्रेनिंग कैंपस होना चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए बढ़िया घर देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना होगा, तो इसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होना है। तो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि इन माई व्यूज़, देखिए ये मेरा व्यू नहीं है भाई, ये व्यू है एच.एस. पनाग साहब का। उन्होंने कहा है साथ साथ ये जो साकेतकर कमेटी बैठी थी 2016 में, उसका भी यही सुझाव था, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। इन दोनों का कहना है कि इसमें आपको पीपीपी मॉडल डालना चाहिए, और साथ साथ जितने भी खाली ज़मीन है या फिर जो मशीनें ख़राब हो गई हैं या फिर और भी जो बंजर ज़मीन है, जो फैक्ट्री का मतलब बचा खुचा हिस्सा है, वो सबको बेच बाच के हटाओ यार, और उससे पैसा लाओ, उन सब पैसों को इसमें ला करके इन्वेस्ट करो, तब जाके ये आगे बढ़ पाएगा और अच्छा काम कर पाएगा। क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जितने भी मॉडर्न फैक्ट्रीज, अभी नए नए फैक्ट्रीज जो लगाए जा रहे हैं, उनमें क्या है, एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छा सुविधा दिया जाता है। एसी केबिन में बैठेंगे, वहाँ से काम कर पाएंगे, तो आप कहेंगे अच्छा बनाना है, लोहा टीना काटना है, बैठिएगा एसी में, तो क्यों नहीं भाई। जब हम ऑटोमेटिक मशीन सीएनसी मशीन में काम करेंगे तो उसको एसी रूम नहीं चाहिए, चाहिए तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो इनका सलाह ये भी है कि हमको, हमारे हिसाब से, इन माई व्यूज़, आईओएफ को हाफ कर देना चाहिए। जो आपको 40 दिख रहा है ना, इसको 20 की संख्या में ला देना चाहिए, यानी कि कुल मिला के जो 7 एंटिटीज़ है इनके पास 20 ही रखो। साथ साथ उन्होंने AWV के बारे में भी कहा है, मतलब और जो आर्मी बेसेज हैं, आर्मी बेस वर्कशॉप, उनको भी कहा कि 8 जो आर्मी बेस वर्कशॉप हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास भी जो रिपेयरिंग का वर्क है वो लोग सही से कर नहीं पाते हैं। तो रिपेयरिंग का वर्क क्यों ना हम आईओएफ को पहुंचा दें, तब जाकर सही से हो पाएगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। मैं साथ साथ आपको ये सब दिखाते चलूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि जो 70 से 80 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनको रिटायर्ड कर देना चाहिए। किस तरह से, तो एक ऐसा स्कीम लाया जाए कि उनको पेंशन ना देना पड़े, सीधा सीधा वीआरएस दे दिया जाए। मतलब आप ज़्यादा पैसे ले लो, आपकी नौकरी जितने दिन बची है उतने दिन नौकरी का आप पैसा ले लो और उससे करके आप रिटायर हो जाओ, क्योंकि आपके पास स्किल उस तरह का नहीं है कि आपके बड़े बड़े मशीनों को ऑपरेट कर पाओ, तो आप चुपचाप रिटायर्ड हो जाओ। इससे आप पे क्या हुआ कि जैसे देखिए, सरकारी कंपनी जब तक थी तब तक वो झेल रही थी, 7,000 करोड़ के आसपास का आ रहा था टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो तो झेल ले रही थी। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे इसमें, वो इस चीज़ को नहीं झेलेंगे कि हाँ आपको बैठा के पैसा तो कभी नहीं देंगे भाई, उनको चाहिए प्रोडक्शन। तो वो सोचेंगे कि जितने भी अब एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे काम करने वाले हैं, तो पुराने एम्प्लॉयज़ को वो चाहेंगे कि हम निकाल दें। तो निकालने का एक बेहतर स्कीम यही है कि उनको गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत निकाला जाए, मतलब उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, जितना दिन नौकरी है उतना दिन का पैसा पूरा दिया जाए। साथ साथ उनको जो प्रोविडेंट फंड वगैरह वो तो है ही, वो सब उनको दे लेके निपटा दिया जाए, और सरकार अपना पेंशन देते रहेगी, क्योंकि उनको काम पे रखना उचित बात नहीं है। जैसे एयर इंडिया को सरकार ने क्यों बेचा, क्योंकि उसको काम पे हम रखे भी हैं और हर साल 9,000 10,000 करोड़ का घाटा सह रहे हैं, तो उसको जल्दी बेच के हटाओ। सरकार ने बस उसमें अपना हाथ धोया है, उससे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार ने उसमें हाथ धोया है और हाथ धो के बस इससे छुटकारा पा लिया है। कम से कम सरकार, साल में हम 10,000 का घाटा तो नहीं सहेंगे, क्योंकि अभी 61,000 करोड़ का घाटा था, अगले साल आपको पता चलता है कि ये 80,000 करोड़ का घाटा हो गया है। तो सरकार ने बस उससे हाथ धोया है। अब टाटा अपना समझते रहे, टाटा क्या करेगा नहीं करेगा। अब आ रहा बात कि नया जो भर्ती होगा वो गोको मॉडल पे होगा। अब ये गोको मॉडल क्या है भाई, तो गोको मॉडल के बारे में आपको समझा दूँ। यह है गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटेड। मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप यही पूछेंगे हमसे कि कहना क्या चाहते हो भाई, ये गोको क्या होता है। ये गोको क्या होता है कि सारी संपत्ति रहेगी सरकार की, मतलब मशीनें, फैक्ट्रीज, सब कुछ रहेगा सरकार का, लेकिन उसमें जो काम होगा वो प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। अब ये ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ऐसा ऐसे होगा कि जितनी भी भर्ती करनी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। जी हाँ, जितनी भी भर्ती होगी वो सब किस पे होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती लेके और सरकार क्या करेगी कि इसमें केवल अपना लक्ष्य निर्धारित कर देगी
कि हमको इतना प्रोडक्शन चाहिए, इतना हमको गन बना के चाहिए, इतना हमको गाड़ी बना के चाहिए, इतना हमको सूट बना के चाहिए, इतना हमको टैंक बना के चाहिए। अब जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो अब सोचेंगे कि अच्छा हमको एक साल में 100 गाड़ियाँ बनानी है और हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इससे तो बन नहीं पाएगा, तो 500 और उठा के लाओ रे। तो 500 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर ला के रख लेगा, और अगला साल जैसे ही उसका टारगेट पूरा हो गया, 1000 को बन गया, बोलेगा अच्छा 500 तुम लोग आया था ना, और उसमें देखा कौन बढ़िया काम नहीं कर रहा है, चलो निकलो, तुम लोगों का काम खत्म। मतलब जॉब सिक्योरिटी नाम की अब चीज़ नहीं रह जाएगी। इसी को कहते हैं गोको मॉडल। गोको मॉडल मतलब गवर्नमेंट ओन्ड और कारपोरेट ऑपरेटेड। कारपोरेट ऑपरेट करेगा, गवर्नमेंट ओन करेगी, बस इसी को कहते हैं गोको मॉडल। तो ये चाहे आपका आर्मी बेस वर्कशॉप हो या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो, इन सब में ये लगाया जा रहा है, और कई फैक्ट्रीज में तो बहुत पहले से इस पे काम किया जा रहा है। तो आपको यदि इस वीडियो का पूरा PDF चाहिए होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाइए, वहां से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा पूरे PDF पढ़ने के बाद कि मैंने जो बातें कही हैं वो इस PDF में किस तरह से लिखी हुई हैं। और ये मैंने खुद से कुछ भी नहीं कहा है, ये सारा बात लिखा हुआ है पेपर में, वहीं से उठा के मैंने आपको बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, साथ साथ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।